नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की, देश के हालात पर राहुल के तंज की, बताएंगे कि राजस्थान में क्यों मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, जानेंगे बिहार में किसके कारण रुका मंत्रिमंडल विस्तार, और बुलेटिन के आखिर में बात प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीन लगाने का काम। शुरुआत में 3 करोड़ लोगों को किया जाएगा टीकाकरण। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तैयारी रखने के दिए निर्देश। संसद के बजट सत्र में होगी प्रश्नकाल की वापसी। मानसून सत्र की तरह लोकसभा और राज्यसभा चलेंगी अलग अलग शिफ्टों में। इस बार 5-5 घंटे की हो सकती है शिफ्ट। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पलानीस्वामी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएडीएमके। पार्टी की बैठक में पलानीस्वामी के नाम पर लगी मुहर। पन्नीर सेल्वम को डिप्टी सीएम उम्मीदवार किया गया घोषित। बिहार जेडीयू में एक और बदलाव। वशिष्ठ नारायण को हटाकर रामसेवक सिंह को बनाया गया नया प्रदेश अध्यक्ष। वशिष्ठ नारायण सिंह ने खराब सेहत का हवाला देकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त होने की जाहिर की थी इच्छा। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा। तीसरे दिन दूसरी पारी में 2 विकेट पर 103 रन बनाए। 197 रनों की हुई बढ़त। पहली पारी में 244 रनों पर सिमटी भारतीय टीम। सुर्खियों के बाद अब बात आज की बड़ी खबर की। अन्नदाताओं के आंदोलन को 1.5 महीना हो गया है। सरकार के साथ 8 जनवरी को अन्नदाताओं की बैठक हुई, जिसमें समझौते की जगह नई तारीख मिल गई। कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई है और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाता 45 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार के साथ बातचीत का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। शुक्रवार को सरकार और अन्नदाताओं के बीच 9वें दौर की बातचीत हुई, जो सिर्फ 3 घंटे में ही खत्म हो गई। सरकार अब अन्नदाताओं से ही प्रस्ताव मांग रही है, लेकिन इस शर्त में कि प्रस्ताव में कृषि कानून समाप्त करने की बात नहीं होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने तो यहां तक कह दिया है कि अब इस मामले का फैसला यदि सुप्रीम कोर्ट करे तो ही अच्छा है। लेकिन अन्नदाता साफ कर चुके हैं कि उनकी मांग सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां 11 जनवरी को सुनवाई होनी है। इसे लेकर अन्नदाताओं ने 10 जनवरी को कुंडली बॉर्डर पर बैठक बुलाई है, जिसमें कोर्ट की सुनवाई को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन अन्नदाताओं को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी परेशानी समझेगा और अन्नदाताओं के हक में ही फैसला देगा। अन्नदाताओं की नजरें कोर्ट की सुनवाई पर तो है ही, साथ ही 15 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक पर भी है। लेकिन सरकार के साथ बार बार हो रही बैठकों में कृषि कानून पर कोई हल ना निकलने को लेकर अन्नदाताओं का गुस्सा सरकार के प्रति भी बढ़ता जा रहा है। देश खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो वो गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में 1 लाख ट्रैक्टरों को लेकर दाखिल होंगे और परेड करेंगे। उन्होंने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि वो इस आंदोलन को हल्के में ना लें। इस बीच कांग्रेस ने भी अन्नदाताओं के हक में प्रदर्शन का ऐलान किया है। 15 जनवरी 12 बजे अन्नदाताओं की सरकार के साथ दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होगी, तो उस समय कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। राजीव जी, अन्नदाता कृषि कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं, तो सरकार ने भी जिद पकड़ ली है कि सब कुछ कर सकते हैं, बिल वापस नहीं। अन्नदाता कह रहे हैं कि शिकायत सरकार से है, कोर्ट से नहीं। तो कृषि कानून का हल निकालने की जिम्मेदारी कोर्ट की है या सरकार की? देखिए दामिनी, हमारे देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच काम और जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। देश का गणतंत्र इन्हीं 3 पिलर्स पर मजबूती के साथ खड़ा है और इस मजबूती की बुनियादी शर्त यही है कि कोई किसी के काम में दखल न दे। लेकिन ऐसा लगता है कि इस गणतंत्र की बुनियाद को सरकार समझ ही नहीं पा रही है। तभी तो अपने बनाए हुए कानूनों की वजह से खड़ी हुई परेशानी को खुद दूर करने की जगह न्यायपालिका का दखल इसमें वो चाह रही है। नए कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ही इन्हें जबरन लागू कराना चाहती है। किसान चाहते हैं कि ये कानून रद्द हों और इसी मांग को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार न कानून रद्द करने को तैयार है और न ही किसानों का आंदोलन वो खत्म करा पा रही है। यानी रायता चारों ओर फैल गया है और अब अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि इसे समेटो। ये सरासर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराना है। अब देखना यही है दामिनी कि सरकार अपनी नाकामी का बोझ कब तक दूसरों पर डालती रहेगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाता है। जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव जी। अब रुख करते हैं अगली खबर का। अन्नदाता परेशान हैं,
कृषि कानून को लेकर, क्योंकि उन्हें इस कानून से डर लग रहा है। वैसे देश की गिरती जीडीपी से भी अब डर लग रहा है। अन्नदाताओं की परेशानी और गिरती जीडीपी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट आई है। वैसे ये गिरावट तो स्वास्थ्य मुसीबत की दस्तक से पहले ही आ चुकी थी, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उनमें साफ है कि इस साल भारत की जीडीपी इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखेगी। अलग अलग एजेंसियां 7.5 से 10% तक की गिरावट बता रही है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान ने दावा किया कि इस साल अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट आएगी। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार का ऐतिहासिक विकास, जीडीपी -7.7%, प्रति व्यक्ति आय -5.4%, बेरोजगारी दर 9.1%, टू मच विकास। राहुल गांधी ने इससे पहले अन्नदाताओं की कल हुई बैठक को लेकर भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, जिस कारण वह अन्नदाताओं को तारीख पर तारीख दिए जा रही है। देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हर तरफ मुश्किलें हैं। मुश्किल में राजस्थान बीजेपी भी दिख रही है। पार्टी में गुटबाजी की खबरें तो पहले भी आ रही थी, लेकिन अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी है। तो क्या कहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी में हलचल मची हुई है। अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को दिल्ली बुलाया था, लेकिन इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम शामिल नहीं था, जिन्हें प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, जिससे वसुंधरा समर्थक नाराज दिख रहे हैं। वसुंधरा समर्थकों ने राज्य में राजस्थान मंच बना रखा है और जब भी राज्य में बीजेपी की ओर से कोई बड़ा आयोजन होता है तो राजस्थान मंच अपना कार्यक्रम अलग से आयोजित करता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जेपी नड्डा से मुलाकात कर जयपुर वापस लौटे। उससे पहले ही अचानक सोशल मीडिया पर प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की सूचियां वायरल होने लगी और जब इस सूची को लेकर सतीश पुनिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में इस तरह से सूचियां जारी करने की कोई परंपरा नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने हर जिले में अपने समर्थकों की टीम खड़ी कर रखी है। वसुंधरा राजे सिंधिया 10 साल प्रदेश की सीएम रही हैं, इसलिए हर जिले में उनके समर्थक हैं। केंद्रीय नेतृत्व को भी इसकी खबर है, लेकिन वसुंधरा समर्थकों ने जो सूचियां जारी की है उनमें संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। इसमें वे लोग हैं जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने ये स्वीकार किया कि राज्य बीजेपी में गुटबाजी है और इसकी खबर केंद्रीय नेतृत्व तक को है। प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की जो लिस्ट वायरल हो रही है वो फर्जी है। दूसरी ओर वसुंधरा समर्थक राजस्थान मंच का दावा है कि इन सूचियों में जो नाम है उनमें कई बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और इससे बीजेपी को ही फायदा होने जा रहा है। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी है। एक गुट दूसरे गुट को काम नहीं करने दे रहा है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी इसकी खबर है। वैसे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के कारण बिहार के सीएम नीतीश परेशान हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है, इसमें वीआईपी और हम भी शामिल हैं। नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल विस्तार करना है, लेकिन करीब 2 महीने से वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं और आज नीतीश ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। तो क्या कहा नीतीश कुमार ने, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुखबुगाहट फिर शुरू हो गई है। इसको लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी हो चुकी है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में इतना देरी क्यों हुई? जब ये सवाल नीतीश कुमार से किया गया तो उन्होंने कहा, बिहार में उनके कार्यकाल में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार में 2 महीने का समय लग जाए। सरकार बनने के बाद शुरुआत में ही हम पूरा मंत्रिमंडल तैयार कर लेते थे। इस बार जो भी देरी हुई वो बीजेपी के कारण हुई। भूपेंद्र यादव से मुलाकात को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि ये सामान्य मुलाकात थी। प्रदेश के विकास को लेकर जो काम चल रहे हैं उस पर चर्चा हुई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार या राजनीति को लेकर कोई बात नहीं हुई। नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हो कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो भी देरी हो रही है उसका कारण बीजेपी है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही इसका हल निकाल देगा। बता दें कि संवैधानिक नियमों के अनुसार बिहार सरकार में सीएम समेत 36 मंत्री हो सकते हैं। अभी सिर्फ 14 मंत्री हैं। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन बाद में जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था।
अभी बीजेपी कोटे से 7, जेडीयू कोटे से सीएम समेत 5, हम और वीआईपी पार्टी से एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में अभी 22 जगह खाली है और ये जगह बीजेपी और जेडीयू के बीच बांटना तय माना जा रहा है। हम और वीआईपी को और मंत्री पद नहीं दिए जाएंगे। बीजेपी के कारण नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। बिहार को लेकर बीजेपी जितनी उदासीन है उतनी ही सक्रिय वो पश्चिम बंगाल को लेकर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 महीने बाद फिर पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। बीजेपी नेता राज्य की ममता सरकार को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं और जेपी नड्डा ने भी आज ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कहा नड्डा ने, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने राज्य में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हर बड़ा नेता बंगाल का दौरा कर रहा है। पिछली बार जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल आए थे तो जमकर बवाल मच गया था। उनके काफिले को निशाना बनाया गया था और जब नड्डा मंच पर आए तो उन्होंने जमकर ममता सरकार को खरी खोटी सुनाई। नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पार्टी की एक मुट्ठी चावल संग्रह योजना की शुरुआत भी की। इसके बाद पार्टी की रैली में नड्डा ने टीएमसी और ममता सरकार पर तीर छोड़ने शुरू किए। नड्डा ने कहा कि टीएमसी द्वारा हर काम के लिए कटमनी ली जा रही है, अब नए राजकुमार धन बटोर रहे हैं। नड्डा का इशारा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर था। अन्नदाताओं को साधने की कोशिश करते हुए नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि बजट 6 गुना बढ़ा दिया है। इसी के साथ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को पीएम मोदी ने लागू किया है, लेकिन बंगाल से अब ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है तो उन्हें अन्नदाताओं की याद आ रही है। लेकिन अब अन्नदाताओं को मदद देने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि ममता बनर्जी को जाना है और बीजेपी को लाना है। और बुलेटिन के आखिर में बात प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। तो प्रवासी भारतीयों से अपने संबोधन में क्या कहा पीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मुसीबत के बाद इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से हो रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बढ़ा है। इस बार महामारी काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया है और ये लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार दिखे। इस दौरान भारत के लोगों ने सेवा भाव का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शांति का समय हो या अशांति का, भारतीयों ने डटकर मुकाबला किया है। पीएम ने कहा कि बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को मजबूत किया है। विभिन्न देशों के राज्य प्रमुख ये बताते हैं कि वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने कठिन समय में कितना बेहतरीन काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत के वैक्सीन का इंतजार सबको है। वैक्सीन निर्माण में हमारी सफलता का लाभ पूरी दुनिया को होगा। देश में ही बने 2 वैक्सीन के साथ भारत मानवता के हित में कार्य करने को तैयार है। पीएम ने कहा कि संक्रमण के समय में भी कई नए टेक स्टार्टअप भारत से ही निकल कर आए हैं। भारत ने एक बार फिर अपने सामर्थ्य का परिचय दे दिया। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने प्रवासियों भारतीयों से कहा कि आप दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ता समाधान दे सकते हैं और भारत से गरीब देशों को लाभ पहुंचा सकते हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।